साथ सपना दीपक विदिशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ और देहरादून से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल। सीएम धामी से भगत सिंह कोश्यारी ने की शिष्टाचार भेंट। मुख्यमंत्री आवास में हुई अहम मुलाकात, जहां अखाड़ा परिषद पदाधिकारियों ने सीएम से मुलाकात की। रविंद्र पुरी, हरिगिरी और कैलाश नंद गिरी मौजूद रहे। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल की मुलाकात हुई है। भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और ये शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है, जहां पूर्व राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात में कई महत्वपूर्ण चर्चा की गई और इस बीच कई दिग्गजों की भी मौजूदगी रही। सीएम धामी से भगत सिंह कोश्यारी ने शिष्टाचार भेंट की है और इस बीच आपको यह भी बता दें, मुख्यमंत्री आवास में दोनों ही दिग्गजों की मुलाकात हुई है। अखाड़ा परिषद पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की है, मुलाकात की है। रविंद्र पुरी, हरिगिरी और कैलाश नंद गिरी इस बीच मौजूद रहे। ये बड़ी जानकारी और आप तक तस्वीर भी साझा कर रहे हैं, जहां महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और इसके साथ ही साथ तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रही। और देहरादून से एक और बड़ी खबर, जहां नकल माफियाओं पर धामी सरकार की सख्ती। पेपर लीक मामले में बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, 100 से ज्यादा नकल माफिया जेल भेजे गए हैं। पेपर लीक मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान सामने आया है। नकल करने वालों को नहीं मिलेगी राहत। मुख्यमंत्री ने कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में पेपर वायरल करने के मामले में कार्रवाई लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान सामने आया है। नकल को लेकर उन्होंने बोला कि जो भी इस कृत्य को अंजाम देगा, जो भी इस पूरे मामले में संलिप्त होगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब तक 100 लोगों को जेल भेजा जा चुका है और लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। सख्त संदेश उन तमाम माफियाओं को कि जो भी इस तरह के कृत्य करेगा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश भर में पेपर वायरल मामले में लगातार कार्रवाई तेज होती हुई नजर आ रही है। नकल माफियाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये शिकंजा कसा जा रहा है। नकल का कानून यहाँ पर लेकर आए और 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के नीचे भेजा है। अभी हाल में भी जो घटना आई है, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो इंजीनियरिंग की परीक्षा हो रही थी, उस परीक्षा में सेमेस्टर में पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है इस प्रकार का प्रश्न पत्र डाला गया था। इसकी जैसे ही जानकारी आई, उसकी सख्त कार्रवाई की गई, गिरफ्तारी भी की गई है और भी जो भी प्रावधान है तहत कड़ी कार्रवाई वहाँ पर की। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में कारगिल विजय दिवस से पहले रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। कार्यक्रम में युवाओं के साथ बड़ी संख्या में सीनियर सिटीजन भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना के वीर जवानों के बलिदान और साहस से देश हमेशा प्रेरणा लेता रहेगा। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कारगिल युद्ध को भारतीय सेना की वीरता का प्रतीक बताया है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाई है और इसके साथ ही साथ युवाओं ने दौड़कर उन तमाम वीरों को नमन किया जो कारगिल में अपनी जान गंवाए थे। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो कालखंड रहा है, उसमें हमेशा उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर वो प्रयास किया है। चाहे वो उनके प्रधानमंत्री बनते ही भारत में स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट शुरू करना हो, स्टार्टअप को आगे बढ़ाना हो, और इन 12 सालों में 17 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने और 17 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। और इन 12 सालों में 17 करोड़ रोजगार मिला है। 12 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जायका वित्त पोषित उत्तराखंड एकीकृत औद्योगिक विकास परियोजना की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्य तय समय सीमा में युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने पॉली हाउस निर्माण में तेजी लाने और इसके साथ ही मिशन एप्पल के तहत किसानों के लंबित भुगतान जल्द जारी करने पर जोर दिया। साथ ही योजनाओं का साप्ताहिक मॉनिटरिंग और समयबद्ध क्रियान्वयन के भी निर्देश दिए।
हैं। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि युद्ध स्तर पर काम पूरा करने के लिए निर्देश दिया गया और इसके साथ ही साथ पॉली हाउस निर्माण में तेजी के साथ काम करने पर भी जोर दिया गया। किसानों के लंबित भुगतान जल्द से जल्द करने की भी बात की गई और साथ ही साथ जायका परियोजना की कृषि मंत्री ने समीक्षा की, जायजा लेते हुए नजर आए, जिसके साथ ही साथ युद्ध स्तर पर काम पूरा करने के लिए दिशा निर्देश भी दिया। तो किसानों के जितने भी लंबित भुगतान है उसको जल्द से जल्द दिया जाएगा। और देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नवनिर्मित ट्यूबवेल का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार आम जन को बेहतर और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार पेयजल जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। और इस अवसर पर पार्षद नंदिनी शर्मा सहित क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां जनहित के कार्यों में प्राथमिकता से काम कराया जाएगा। नवनिर्मित ट्यूबवेल का विधिवत शुभारंभ किया गया और इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इसका शुभारंभ किया गया है, जहां जनहित के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराया जाएगा। तो देखिए, इस अवसर पर तमाम लोगों की मौजूदगी रही, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इसका शुभारंभ किया। जनहित के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराया जाएगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। और वही देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। वार्ता में अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल और अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुलेमान अंसारी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने 27 जुलाई को नई दिल्ली में विशाल धरना प्रदर्शन की घोषणा की है। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती घटनाएं, बेरोजगारी, नीट समेत भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और इसके साथ ही सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तराखंड से हजारों कार्यकर्ता दिल्ली कूच करने की जानकारी साझा की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेगी। मकसद था वो था कि आने वाले 17 जुलाई को हमारे प्रस्तावित कार्यक्रम है जंतर मंतर पे माइनॉरिटी और एससी का पूरे देश के जो लोग हैं दलित और माइनॉरिटी के वहां पर एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ तो लगातार एट्रोसिटी के मामले पर देश परेशान कर रहे हैं, उसकी आवाज को बुलंद करने का हम काम करने जा रहे हैं। और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान के तहत जो भी कार्रवाई हो उसके खिलाफ, जो भी अपराधी हो उसकी जाति पाति नहीं है, उस अपराध के खिलाफ संविधान में कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो प्रदेश के अंदर लगातार एट्रोसिटी के मामले बढ़ रहे हैं, चाहे वो दलित का व्यक्ति हो चाहे माइनॉरिटी के व्यक्ति हो, लगातार पिछले 10 साल में लगातार वो घटना बढ़ी। और जो हमारा अनुसूचित जाति जनजाति निवारण एक्ट उसको खत्म करने का काम, उसको ना मानने का काम पार्टी करती है। मकसद था वो और देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक हुई, जहां बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए मुख्य सचिव ने पंपिंग पेयजल योजनाओं में सोलर पावर के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने परियोजनाओं की लागत में अनावश्यक बढ़ोतरी रोकने और इसके साथ ही कंसल्टेंट्स की फीस तय मानकों के अनुसार देने और आयुष व कौशल विकास से जुड़े बेहतर प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि कंसल्टेंट्स की फीस तय मानकों के अनुसार देने और आयुष व कौशल विकास के जुड़े बेहतर प्रोजेक्ट्स तैयार करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई गई, जहां इस बैठक में तमाम विषयों के बारे में जानकारी दी गई, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें आपको बताते चले कि प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए मुख्य सचिव ने पंपिंग पेयजल योजनाओं में सोलर पावर के उपयोग पर जोर दिया और साथ ही उन्होंने परियोजनाओं की लागत में अनावश्यक बढ़ोतरी रोक
आयोग ने कंसल्टेंट्स के फीस तय मानकों के अनुसार देने और इसके साथ ही आयुष व कौशल विकास से जुड़े बेहतर प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए। महत्वपूर्ण बैठक की गई जहां परियोजनाओं की लागत पर सख्त निगरानी रखने की बात कही गई। आयुष और कौशल विकास परियोजनाओं पर फोकस की भी बात कही गई और इसके साथ ही साथ आपको बता दें मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने विशेष समीक्षा बैठक की जिसमें पेयज्वाला योजनाओं के सोलर की बात की और साथ ही साथ परियोजनाओं की लागत पर सख्त निगरानी की भी बात की गई। आयुष और कौशल विकास परियोजनाओं पर फोकस रखने की बात कही गई। और उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 10 आईएएस और 1 आईएफएस अधिकारी के तबादले, कई सचिवों के विभागों में बदलाव हुआ है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं जहां आबकारी, वित्त और शिक्षा विभाग में नई तैनाती की गई है। परिवहन, आईटी और सचिवालय प्रशासन को नए सचिव मिले हैं। स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं जहां नई जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड में बड़ा तबादला हुआ है, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिली है जिसके साथ ही 10 आईएएस और 1 आईएफएस को बदला गया है। कई सचिवों के विभागों में भी बदलाव हुआ है और देखिए वो सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं जिसमें अब नई जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल मिला है जहां पर 10 आईएएस और 1 आईएफएस अधिकारी के तबादले हुए हैं और साथ ही कई सचिवों के विभागों में भी बड़ा बदलाव हुआ है। और देहरादून में उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग की 2 दिवसीय जन सुनवाई में शिकायतों के निस्तारण पर जोर दिया गया। आयोग अध्यक्ष मुकेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित सुनवाई में 47 मामलों की सुनवाई हुई जिनमें से 27 का मौके पर ही निस्तारण किया गया और बाकी मामलों में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आयोग ने कहा कि पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाना और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। तो अनुसूचित जाति और आयोग की यहाँ पर जन सुनवाई हुई को प्राथमिकता के तौर पर रखा गया। 47 मामलों की यहां पर सुनवाई हुई और इसके साथ ही 27 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया और बाकी शिकायतों के निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक हुई जहां अनुसूचित जाति आयोग की जन सुनवाई में 47 मामले सामने आए। 47 मामले पर सुनवाई की गई। 27 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, समाधान कर दिया गया और बाकी के जितने भी शिकायतें थे सभी को अधिकारियों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए, सुनने के लिए निर्देश दिए गए। अनुसूचित जाति आयोग की ये जन सुनवाई की तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। देश भर में 167वां आयकर दिवस मनाया गया जहां देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रिंसिपल व्हीप चीफ जहां कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपर्णा करन ने कहा कि आयकर विभाग अब करदाताओं को सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित सेवाएं देने पर लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने से करदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और विभाग स्वैच्छिक कर अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो कार्यकर्ताओं के लिए आसान होगी टैक्स व्यवस्था जिस पर काम किया जा रहा है। तकनीक आधारित सेवाओं पर विभाग का जोर इस वक्त है। इस साथ ही साथ पारदर्शी कर प्रणाली को अब बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। 167वां आयकर दिवस मनाया गया और इसके साथ ही साथ करदाताओं के लिए आसान होगी टैक्स व्यवस्था। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। जितने भी करदाताएं हैं उनके लिए अब टैक्स पे करना आसान होगा, पारदर्शिता होगी जो कि इसके साथ ही साथ विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की करदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और विभाग की स्वैच्छिक कर अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आज 167वां इनकम टैक्स दिवस है। 1860 में इनकम टैक्स लागू हुआ था। जेम्स विल्सन ने इसको शुरुआत की थी और ये 1857 के रिवोल्ट के बाद इंडिया में इनकम टैक्स लगाया गया था। पर आज विभाग में बहुत परिवर्तन आया है। हम लोग टैक्स इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की जगह टैक्स फैसिलिटेटर डिपार्टमेंट बन गए हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम एसएससी की ग्रीवियंसेस को वॉलंटरी कंप्लायंस प्रोत्साहित करें और ग्रीवेंसेस को जितना शीघ्र डिस्पोजल कर सकते हैं वो कर सके। और वही देहरादून में नकली और अवैध दवाओं के
कारोबार पर लगाम लगाने के लिए एफडीए ने सख्त कदम उठाए हैं। विभाग ने पूरे प्रदेश में निगरानी बढ़ाने के लिए क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया है, जो कि शिकायत मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगी। एफडीए के अपर आयुक्त ताजवर सिंह ने आपको बता दें कि स्पष्ट कहा है कि अब केवल दवा कारोबारियों पर ही नहीं बल्कि विभागीय अधिकारियों और इंस्पेक्टरों की कार्रवाई शैली पर भी नजर रखी जाएगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमने एक क्यूआरटी टीम बनाई है, क्विक रिस्पांस टीम, जिसमें हमारे सीनियर इंस्पेक्टर हैं और उनको आदेशित किया है कि हमेशा निगरानी करें। अगर वो किसी भी तरह की लापरवाही में अगर कोई इंस्पेक्टर कार्य नहीं करे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें। और उत्तराखंड में टीबी मुक्त भारत के अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग लगातार सक्रिय है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक संदीप तिवारी ने बताया है कि प्रदेश के करीब 50% संवेदनशील आबादी की एक्सरे स्क्रीनिंग पूरी तरह से कर ली गई है। वहीं टीबी मरीजों के संपर्क में आए हजारों लोगों को बचाव की दवाएं भी दी जा रही हैं। स्वास्थ्य टीमें लगातार नए मरीजों की पहचान, जागरूकता और समय पर उपचार सुनिश्चित करने में जुटी हुई है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां तमाम टीबी के मरीजों के संपर्क में आए उन तमाम लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है और बचाव के सुझाव दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो टीबी मरीज हैं उनकी भी देखभाल के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और उनके संपर्क में जितने भी लोग आए हुए हैं उनको भी सख्त हिदायत दी जा रही है। साथ ही साथ उनकी भी स्वास्थ्य जांच की जा रही है। देखिए, टीबी मुक्त भारत अभियान जो है भारत सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसकी नियमित समीक्षा भारत सरकार द्वारा भी की जा रही है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा बिंदु है, एक तो एक्सरे स्क्रीनिंग का है। इसमें लगभग 50% वल्नरेबल पॉपुलेशन की एक्सरे स्क्रीनिंग की जा चुकी है और 12,000 ऐसे हाउस होल्ड्स हैं टीबी पेशेंट्स के कॉन्टेक्ट, जिनके सापेक्ष 8,000 लोगों को प्रिवेंटिव प्रोफाइलैक्सिस मेडिसिन स्टार्ट हो चुकी है। और लगातार इसमें जो टीम्स हैं डिस्ट्रिक्ट की, वो प्रचार प्रसार भी कर रही हैं और आइडेंटिफाई कर रही है टीबी केसेस को और उनको ससमय उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रही है। और बागेश्वर के कपकोट में पेयजल टंकी निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है। आरोप है कि निर्माण के दौरान बांज और फयाट के हरे भरे पेड़ों की कटाई की गई है। विरोध करने वाले वृक्ष मित्र हरीश उपाध्याय ने ठेकेदार पर उन्हें झूठे मामले में फंसाकर परेशान करने का आरोप लगाया है। वहीं समाज से भी बता दें, आनंद कपकोटी ने भी मामले के निष्पक्ष जांच और पेड़ों की कटाई में नियमों के पालन पर सवाल उठाए हैं। तो इस बीच ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पेड़ों की कटाई पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ वृक्ष मित्र ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको देखते हुए अब विकास बनाम पर्यावरण की जो बहस है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। जहां निर्माण कार्य की भी जांच की मांग की जा रही है। निर्माण कार्य के लिए पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिसकी वजह से कई बड़े सवाल उठते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जहां विवाद भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पेड़ों की कटाई पर कई बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, वृक्ष मित्र हरीश उपाध्याय ने ठेकेदार पर उन्हें झूठे मामले में फंसाकर परेशान करने का आरोप लगाया है और वही समाज सेवी आनंद कपकोटी ने भी इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और पेड़ों की कटाई में नियमों के पालन पर भी सवाल उठाए हैं। तो देखिए, निर्माण के लिए यहाँ पर पेड़ कटाई का काम किया जा रहा, जिसके बाद कई बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। वृक्ष मित्र ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं और इस बीच अब दोनों ही मामलों में ये देखिए विवाद तेज होता नजर आ रहे हैं। दोनों ही पक्ष विवाद बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ निर्माण कार्य को लेकर जांच की मांग की जा रही है और साथ ही साथ टंकी निर्माण पर कपकोट में विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। पेड़ों की कटाई पर कई बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा है, यहाँ पर एक टैंकी प्रस्तावित थी और वह टैंकी इस जगह पर थी या कहाँ पर थी, थोड़ा सा ऊपर था। उस समय इस जगह की कोई प्रस्तावित नहीं थी और अचानक एक जो ठेकेदार है उन्होंने कहा कि यहाँ कंपनी प्रस्तावित है और जेसीबी चला दिया गया। जेसीबी चलाने के बाद यहाँ से 2 बांज के पेड़ पता नहीं रातों रात कहाँ गायब कर दिए गए और बाकी जो पेड़ बचे भी हैं इनको भी तोड़ने की और सुखाने की कोशिश की जा रही है। और बागेश्वर में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई से विकास भवन में हड़कंप मच गया। हल्द्वानी विजिलेंस टीम ने क्यूरेडा के परियोजना के अधिकारी को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि शिकायत मिलने के बाद
टीम ने ट्रैप बिछाया और आरोपी को रिश्वत लेते हुए दबोच लिया। फिलहाल विजिलेंस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। 40,000 रुपए की रिश्वत का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां 40,000 रुपए लेते वक्त गिरफ्तारी हुई है। और आगे बढ़ेंगे, जहां पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू एक दिवसीय धार्मिक दौरे पर हरिद्वार पहुंचे, जहां इस दौरान उन्होंने जूना अखाड़े स्थित माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया। बताया जा रहा है कि करीब 2 महीने पहले भी सिद्धू यहां दर्शन के लिए पहुंचे थे और उनके मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में भी उत्साह देखने को मिली है। आगे बढ़ेंगे, केदारनाथ धाम में हल्की बारिश के बाद मौसम साफ हो गया है और यात्रा पूरी तरह से सुचारू रूप से जारी है। श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। हालांकि मानसून के चलते धाम पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या में कमी आई है और अब प्रतिदिन करीब 1000 श्रद्धालु ही केदारनाथ पहुंच रहे हैं। तो मानसून से घटी यात्रियों की संख्या। और आगे बढ़ेंगे, मसूरी में मानसून की पहली तेज बारिश ने सड़कों की बदहाली की पोल खोल कर रख दी है, जहां पेट्रोल पंप से पिक्चर पैलेस चौक समेत कई प्रमुख मार्गों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। बारिश का पानी भरने से गड्ढे नजर नहीं आ रहे हैं, जिस बातें चले कि हादसों को खतरा बढ़ गया है और स्थानीय लोगों ने सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जल्द मरम्मत करने और जिम्मेदारी पर कार्रवाई की मांग की गई है। तो देखिए, मसूरी में पहली बारिश ने जरूर यहां प्रशासन की पोल खोलती हुई नजर आ रही है, जहां पहले ही बारिश की वजह से जगह जगह सड़कें धंस गई हैं, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और गड्ढों में पानी भर जाने की वजह से रास्ता स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहा है, जो हादसों को जरूर यहां दावत देता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मसूरी में लगातार बारिश के बाद से हाल बेहाल है। सड़कों के एक नहीं कई जगह से धंसने की वजह से आवागमन जरूर बाधित होता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से एक बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और गड्ढों में पानी भर जाने के वजह से फिलहाल जो आवागमन की स्थिति है वो समस्या खड़ी करती हुई नजर आ रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। अब आगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा युवाओं के साथ खड़े हैं। आपने सुना है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हमारे साथ हैं, जिन्होंने न सिर्फ दारा सिंह चौहान के बारे में बताया, उनकी तारीफ की, बल्कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा युवाओं के साथ खड़े रहते हैं। कैमरामैन संदीप के साथ रमन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।